वज़ीर आज़म साहब इन 7 सवालात के जवाब दें। जमहूरियत में सवालात होते हैं और जो कायदे ऐमान होता है, जो पार्टी लीडर होता है या ऐमान का लीडर होता है, वो जवाब दिया करता है। डेविड कैमरून पर जब एतराज़ात हुए तो ऐमान में खड़े होकर उन्हें इधर उधर। ठीक है इरशाद आरिफ साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमसे गुफ्तगू की। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ इस वक्त पार्लियामेंट के इजलास से खिताब कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब स्पीकर। मैं आपकी इजाज़त और आपकी वसातत से कुछ मारूज़ात मुअज़्ज़ज़ अरकान ऐवान की खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। जनाब स्पीकर, जैसा कि आप जानते हैं, अप्रैल के पहले हफ्ते में एक रिपोर्ट मीडिया में आई जिसे पैनामा पेपर्स का नाम दिया गया। इस रिपोर्ट में पैनामा में कायम ऐसी ऑफशोर कंपनियों की निशानदेही की गई जिनसे पाकिस्तानी शहरियों और पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले समुंदर पार पाकिस्तानियों का ताल्लुक़ बताया गया। इस रिपोर्ट में ये वाज़े कर दिया गया था कि ऑफशोर कंपनियों से ताल्लुक़ का मतलब ये हरगिज़ नहीं कि कोई शख्स बदनुवानी का मुर्तकब हुआ हो। इस रिपोर्ट में मेरे 2 बेटों का जिक्र भी आया जो गुज़श्ता कई सालों से बैरून मुल्क मुकीम हैं और लाखों दीगर पाकिस्तानियों की तरह वहाँ के कवानीन और ज़ाब्तों के तहत अपना कारोबार कर रहे हैं। जनाब स्पीकर, मेरे रुफ़क़ा की ये राय थी कि चूँकि पैनामा पेपर्स में मेरा कहीं जिक्र नहीं, इसलिए मुझे पहल करने और ख़ुद एहतसाब के लिए पेश कर देने की ज़रूरत नहीं। मेरा अपना रद्द-ए-अमल ये था कि अगरचे मेरी ज़ात का इन पेपर से कोई ताल्लुक़ नहीं, लेकिन चूँकि मेरे ख़ानदान का जिक्र आया है, इसलिए मुझे ये मामला एक बाइख्तियार और ख़ुद मुख्तार कमीशन के सुपुर्द कर देना चाहिए जो सारे मामले की छानबीन करे और हक़ाइक़ सामने लाए। मैंने अपोजिशन की तरफ से किसी मुतालबे से भी पहले कौम से खिताब किया और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज साहब की सरबराही में एक कमीशन के क़याम का ऐलान कर दिया। मैं इस बात पर जनाब स्पीकर पुख्ता यकीन रखता हूँ कि अपनी ज़िंदगियाँ इंसाफ के आला तरीन ऐवानों में गुजारने वाले जज साहबान रिटायर होने के बाद भी अमानत और दयानत के साथ मुनसिफाना, गैर जानिबदाराना और बेलाग इंसाफ के तकाज़े पूरे कर सकते हैं। मुझे अफसोस हुआ कि मेरे इस मुखलिसाना ऐलान पर मुस्बत रद्द-ए-अमल की बजाय जज साहिबान को निशाना बनाते हुए ऐसा माहौल पैदा कर दिया गया कि नहायत अच्छी शोहरत के हामिल साबिक चीफ जस्टिस साहिबान के लिए भी कमीशन की सरबराही कबूल करना मुश्किल हो गया। फिर अपोजिशन की तरफ से पार्लियामेंट के अरकान पर मुश्तमिल एक कमेटी कायम करने की तजवीज़ सामने आई। हुकूमत ने इस तजवीज़ पर भी मुस्बत रद्द-ए-अमल का इजहार किया, लेकिन हमारे राब्तों के बावजूद कमेटी के क़याम पर कोई पेशरफ्त न हो सकी। फिर कहा गया कि FIA से तहकीकात कराई जाए। इस मुतालबे को तस्लीम करते हुए हमने अपोजिशन से कहा कि वो अपने एतमाद के अफसरान को नामजद कर दें। इस पेशकश को भी नज़रअंदाज कर दिया गया। फिर वाहिद मुतालबा ये आया कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान पर मुश्तमिल कमीशन को ही कबूल किया जाएगा, जिसकी सरबराही जनाब चीफ जस्टिस खुद करें। मैंने 22 अप्रैल को कौम से खिताब के दौरान ये मुतालबा भी तस्लीम करने का ऐलान कर दिया। जनाब स्पीकर, मुझे यकीन था कि अपना वाहिद मुतालबा तस्लीम कर लिए जाने के बाद अपोजिशन मुतमईन हो जाएगी और तहकीकात का इंतज़ार करेगी, लेकिन हुआ ये कि इसके साथ ही TORs को भी मुतनाज़ा बना दिया गया। हमारी 3 जामे TORs के जवाब में
15 TORs पेश कर दी गई। मीडिया उनका जायजा ले चुका है और आईनी और कानूनी माहिरीन अपनी राय दे चुके हैं। इसमें शायद ही किसी संजीदा पाकिस्तानी को कोई शक हो कि ऑपोजिशन की TORs किसी बदनुमानी और करप्शन की बजाय सिर्फ और सिर्फ एक ही फर्द के गिर्द घूमती हैं और वो फर्द मैं हूं। और उसकी मजीद तशरीह करते हुए कहा गया कि इसके मानी वज़ीर आज़म होंगे और फिर ये भी कह दिया गया है कि जहां जहां वज़ीर आज़म का लफ्ज़ आएगा उसके माने सिर्फ नवाज शरीफ लिए जाएंगे। इन TORs का सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि जिस शख्स का हज़ारों लाखों सफ़ात पर मुश्तमिल पनामा पेपर्स में जिक्र तक नहीं, उस पर कमीशन के क़याम और तहकीकात के आगाज़ से पहले ही बाज़ाब्ता फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है। जनाब स्पीकर, मैं इस ऐवान को यकीन दिलाता हूँ कि हुकूमत मामले की बिला ताख़ीर फौरी और जामे तहकीकात चाहती है। हम नहीं चाहते कि एक बार फिर मुल्क किसी कशमकश का यरगमाल हो जाए और एक बार फिर हम दुनिया के सामने तमाशा बन जाएं। ऐसे मामलात में गैर ज़रूरी ताख़ीर हरगिज़ मुल्क व कौम के मफाद में नहीं होती। हम अपनी तवज्जो मुल्क की तामीर और तरक्की पर मरकूज़ रखने के लिए नेक नियति के साथ मामले की बेलाग छानबीन चाहते हैं। मेरे वज़रा मुसलसल कहते रहे और मैं भी खुले दिल के साथ कह रहा हूँ कि हम किसी मसले को, किसी बात को अना का मसला नहीं बनाना चाहते। हम सिर्फ पाकिस्तान की अना का परचम बुलंद रखना चाहते हैं। अल्लाह के फजल से हमारा दामन साफ है। हमें किसी आईनी या कानूनी इस्तिस्ना की ज़रूरत नहीं। हम माजी में कई बार नहायत कड़े, यकतरफ़ा और इंतकामी एहतसाब से गुजरे हैं और आज भी किसी भी एहतसाबी अमल का सामना करने के लिए तैयार हैं। और हम ये भी चाहते हैं जनाब स्पीकर के बदनवानी इख्तियारात से नाजायज़ फ़ायदा उठाने, टैक्स चोरी करने, किकबैक्स लेने, पैसा गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान से बाहर भेजने और सियासी असर और ज़ुक से अरबों रुपए के कर्जे माफ़ कराने वालों की असल कहानी भी अवाम के सामने आ जाए। अगर एक मीडिया रिपोर्ट को किसी तहकीक के बगैर महज सियासी अदावत, शक और बदगुमानी की बुनियाद पर बदउनवानी और जुर्म करार दे दिया गया है, तो उन दस्तावेज़ और मुस्तनद रिकॉर्ड को क्यों ना देखा जाए जिनमें ठोस सबूतों के अंबार लगे हैं। जनाब स्पीकर, मैं आपकी इजाज़त से ऐवान की तवज्जो एक नहायत ही अहम बात की तरफ मबजूल कराना चाहता हूँ। मेरी गुजारिश है कि ये ऐवान एहतसाब के एक जामे, मुअस्सर और बेलाग निज़ाम पर गौर करे। ऐसे निज़ाम एहतसाब की तश्कील इस मसाक जमहूरियत की एक अहम शिक है जिस पर आज से कोई 10 साल कबल मैंने और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने दस्तखत किए थे और जिसकी तौसीक दीगर तमाम कौमी जमातों ने भी की थी। मैं जनाब स्पीकर गुजारिश करता हूँ कि इस ऐवान में ऐसी मुशावरत का एहतमाम करें जो मुरवजा निज़ाम एहतसाब की कमज़ोरियों पर नज़र रखते हुए एक ऐसा जामे निज़ाम वज़ा करे जिस पर पूरी कौम को एतमाद हो और जो वतन अजीज़ में पगड़ी उछालने, इल्ज़ामात लगाने और बहुतान तराशी के कल्चर को हमेशा के लिए ख़त्म कर दे। किसी तहकीक के बगैर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाने से सियासतदान ही बेएतबार नहीं होते, सियासत भी बेवकार हो जाती है। और फिर सियासत बेवकार हो जाए तो जमहूरियत भी बेतौकीर हो जाती है।
जनाब स्पीकर, एक मुतालबा ये भी सामने आया कि मैं पार्लियामेंट में आकर हकाइक पेश कर दूं तो मामला ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जनाब स्पीकर, ये मामला अब यूं ख़त्म नहीं हो सकता। ये मामला अब यूं ख़त्म नहीं हो सकता और ना ही इसे ऐसा होना चाहिए। बात चल ही निकली है तो दूध का दूध और पानी का पानी ज़रूर होना चाहिए। कौम को असल हक़ाइक़ का पता चलना चाहिए। प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। जनाब स्पीकर, मेरे दिल में पार्लियामेंट की बहुत इज्जत है। ये ऐवान 20 करोड़ अहले वतन की नुमाइंदगी करता है। इतने सालों में भी ये ऐवान आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी और जमहूरियत के इस्तेकाम की ताबिंदा अलामत है। तकरीबन 2 साल कबल शार दस्तूर पर दिए गए धरनों के दौरान इस ऐवान का किरदार हमारी जमहूरी तारीख का सुनहरी बाब है। इस ऐवान का नुमाइंदा होना मेरे लिए भी एजाज़ का बायस है। मैं इस मुक़द्दस ऐवान को बताना चाहता हूँ कि मेरे पास छुपाने को न पहले कुछ था और न आज है। सब कुछ खुली किताब की तरह है। मेरा ख़ानदान पाकिस्तान का वाहिद ख़ानदान है जिसने सियासत में कुछ बनाया या कमाया तो नहीं, अलबत्ता गंवाया ज़रूर है। मैं कारोबार से सियासत में दाखिल हुआ, सियासत से कारोबार में नहीं आया। जनाब स्पीकर, मैं ऐसी बातों से गुरेज करना चाहता हूँ, लेकिन दूसरों पर कीचड़ उछालने वालों को बताना चाहता हूँ कि मैंने बतौर वज़ीर आला पंजाब और बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान अवामी फलाह बहबूद के काम करने वाले बहुत से रफ़ाई इदारों और ट्रस्ट को मुफ्त सरकारी ज़मीनें दी होंगी। मुफ्त सरकारी ज़मीनें दी होंगी, माली ग्रांट्स दी होंगी, मशीनरी की दरामद में टैक्सों की छूट दी होगी। हमारे ख़ानदान के ज़ेरे इंतज़ाम चलने वाले इत्तफ़ाक़ हॉस्पिटल या शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स भी बड़े रफ़ाई इदारे हैं। लेकिन जनाब स्पीकर, इन इदारों के लिए 1 इंच सरकारी ज़मीन दी गई, ना कोई माली ग्रांट्स। हमारे ख़ानदान के ज़ेरे इंतज़ाम चलने वाले इत्तफ़ाक़ हॉस्पिटल या शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स भी बड़े रफ़ाही इदारे हैं। लेकिन जनाब स्पीकर, इन इदारों के लिए 1 इंच सरकारी ज़मीन दी गई, ना कोई माली ग्रांट्स और ना ही कोई और रियायत। क्या करप्शन करने और सरकारी वसाइल से तिजोरियाँ भरने वालों का तर्ज़ अमल ऐसा ही होता है? जनाब स्पीकर, अल्लाह के फजल व करम से हमारे कारोबार की कहानी मेहनत, मुशक्क़त, अज़्म व हिम्मत और रिज़्क़ हलाल के लिए जदोजहद की कहानी है। इसमें कब्ज़ा, चोरी, कमीशन, किकबैक्स, परमिट, कोटे या किसी भी किस्म की ख़यानत का शायबा तक नहीं। हमने किसी भी कारोबार के लिए हासिल किए गए कर्जे की पाई अदा की है। पाकिस्तान और पाई अदा की है। हमारे कारोबार का आगाज़ क़याम पाकिस्तान से कोई 11 साल और आज से तकरीबन 80 बरस कबल इत्तफ़ाक़ फाउंड्री से हुआ। हमारे कारोबार का सबसे कीमती असासा मेरे वालिद मोहतरम का अल्लाह ताला पर पुख्ता ईमान, मेहनत, दयानत और अमानत था। वक्त
वक्त के साथ साथ इस कारोबार ने तरक्की की मंजिलें तय की। 1970 तक इत्तफाक फाउंड्रीज को पाकिस्तान में स्टील और इंजीनियरिंग की सबसे बड़ी सनत का मकाम मिल चुका था और 1972 में जनाब स्पीकर इत्तफाक फाउंड्रीज को हुकूमत ने कब्जे में ले लिया, यानी नेशनलाइज कर लिया। तो हमें मशीनरी, ज़मीन या दीगर असासों के मुआवजे के तौर पर एक पैसा भी अदा नहीं किया गया। नेशनलाइजेशन से कबल इत्तफाक फाउंड्रीज का मुनाफा हज़ारों या लाखों में नहीं, हजूर करोड़ों रुपए में था। नेशनलाइजेशन के वक्त इत्तफाक फाउंड्रीज का सालाना टर्नओवर 4.5 करोड़ रुपए था। ये मैं 1971 की बात कर रहा हूँ जनाब। उसके पास 1,80,00,000 रुपए के स्टॉक्स मौजूद थे और फैक्ट्री की ज़मीन 700 कनाल के वसी रकबे पर फैली हुई थी। जनाब स्पीकर, मैं आज से 44 साल पहले का जिक्र कर रहा हूँ, जब डॉलर की कीमत 4 रुपए थी, CSP अफसर की तनख्वाह 500 रुपये माहाना थी और जो सोना आज 50,000 रुपये फी तोला बिक रहा है, उस वक्त उसकी कीमत सिर्फ 155 रुपये फी तोला थी। ये सारे हकायक उस दौर से ताल्लुक़ रखते हैं जब मेरा या मेरे ख़ानदान के किसी फ़र्द का सियासत से दूर दूर का कोई वास्ता न था। जनाब स्पीकर, 8 साल बाद इत्तफाक फाउंड्रीज हमें वापस की गई तो ये खंडर बन चुकी थी। इसकी मशीनरी जंग आलूद और नाकारा हो चुकी थी। करोड़ों रुपए मुनाफा कमाने वाली इंडस्ट्री 6 करोड़ रुपए सालाना के खसारे में जा चुकी थी। हमारे वालिद ने इस तबाह हाल ढांचे को एक दफ़ा फिर आबाद किया। ये मेरे वालिद गिरामी की मेहनत और मशक्क़त का नतीजा था कि सिर्फ 1 साल की कलील मुद्दत में बेजान ढांचा फिर से एक मुतहर्रिक और फ़ाल सनदी यूनिट बन गया। 1983 तक इत्तफाक फाउंड्रीज का टर्नओवर 60 करोड़ रुपए सालाना से तजावज़ कर चुका था और ये इदारा 6 करोड़ रुपए सालाना के खसारे से निकलकर 7 करोड़ 57 लाख रुपए सालाना का मुनाफा कमा रहा था। 1985 तक इस इत्तफाक फाउंड्रीज का दायरा मजीद कई कंपनियों तक फैल चुका था। जनाब स्पीकर, मैं ये तफसील उन लोगों के लिए फराहम कर रहा हूँ जो हकायक को जानबूझकर झुठला रहे हैं। मैं इस ऐवान को और पूरी कौम को बताना चाहता हूँ कि सियासत के मैदान में कदम रखने से पहले मेरी और मेरे ख़ानदान की अल्हम्दुलिल्लाह माली हालत क्या थी। मैं अल्लाह ताला के हजूर एहसास शुक्र के साथ कह सकता हूँ कि मुझे विरासत में एक कामयाब तरक्की करता और फलता फूलता हुआ कारोबार भी मिला और मेहनत, दयानत, जाफशानी और अल्लाह पर पुख्ता यकीन और खौफ खुदा का दर्स भी। मैंने पूरी दयानतदारी के साथ अपने ख़ानदानी कारोबार और माली हैसियत की तफसील बयान कर दी है, लेकिन आज आलीशान गाड़ियों में घूमने, बड़े बड़े किता है ज़मीन पे फैले महल्लात में रहने, हेलीकॉप्टरों जहाज़ों में उड़ने और दुनिया भर की सैर व सयाहत करने वाले भी मुनासिब समझे तो इस अवान और कौम को आगाह करें। हजूर, आज आलीशान गाड़ियों में घूमने, बड़े बड़े किता है ज़मीन पे फैले मोहल्लात में रहने वाले, हेलीकॉप्टरों जहाज़ों में उड़ने और दुनिया भर की सैर व सयाहत करने वाले भी मुनासिब समझें तो इस अवान और कौम को आगाह कर दें कि उनके सफ़र का आगाज़ कैसे हुआ। 70 और 80 की दहाई में वो कहाँ खड़े थे और आज उनकी शहाना ज़िंदगी के ज़राए आमदनी क्या हैं। कुछ लोग ये इल्ज़ाम भी लगाते हैं जनाब स्पीकर कि हम टैक्स नहीं देते। जनाब स्पीकर, मैं सिर्फ इतना बता दूं
कि मेरे ख़ानदान के सनती और कारोबारी इदारों ने गुज़श्ता 23 साल के दौरान, यानी उसमें से 7 साल 8 साल बाहर के भी लगा लें जब इस मुल्क में हम नहीं थे, 23 साल के दौरान तकरीबन 10 अरब रुपए के टैक्स और हुकूमती महसूलात की शक्ल में अदा किए हैं। जनाब स्पीकर, इसकी पूरी तफसील FBR के रिकॉर्ड में शामिल है। मैं ये तफसील आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। मैं आपकी उनको दे दे स्पीकर साहब को। जनाब मेरे स्पीकर, मेरे ज़ाती टैक्स के हवाले से भी बेबुनियाद कहानियाँ तराशी गईं। मैं गुज़श्ता 23 बरस के दौरान 8 बरस जबरी जलावतनी में था। बाकी के 15 बरस में मैं ज़ाती तौर पर, जनाब स्पीकर, ज़ाती तौर पर 3 करोड़ 60 लाख रुपए टैक्स अदा कर चुका हूँ। ये तफसील भी मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। ये स्पीकर साहब को ये भी दे दें। ये FBR के रिकॉर्ड में मौजूद है। स्पीकर साहब देंगे। ये रिकॉर्ड का हिस्सा। जनाब स्पीकर, बोलने की जरूरत नहीं। थोड़ा पानी मंगवा दें, पानी। जनाब स्पीकर, मैं अब आता हूँ लंदन फ्लैट्स के बारे में फैलाई जाने वाली मन गढ़ंत कहानियों और बेसरोपा अफसानों की तरफ। काश यहाँ इस्लाम की तालीमात के मुताबिक बग़ैर तहकीक इल्ज़ाम लगाने का कल्चर आमना हुआ होता। जनाब स्पीकर, 1972 में जब इत्तेफाक फाउंड्रीज को एक पैसा मुआवजा दिए बगैर, थैंक यू, शुक्रिया। में जब इत्तेफाक फाउंड्रीज को एक पैसा मुआवजा दिए बगैर नेशनलाइजेशन हुई, यानी नेशनलाइज कर लिया गया, तो पाकिस्तान के बहुत से दूसरे कारोबारी हजरात और सनतकारों की तरह हमारे वालिद के सामने भी ये सवाल आ खड़ा हुआ कि अब क्या किया जाए। पाकिस्तान के अंदर पैदा हो जाने वाली बेयकीनी और बेबसी के एहसास ने बहुत से सनतकारों को हिजरत पर मजबूर कर दिया। हमारे वालिद मोहतरम भी कारोबार की खातिर दुबई पहुंचे और गल्फ स्टील के नाम से एक फैक्ट्री कायम की जो 10 लाख मुरब्बा फुट ज़मीन पर मुश्तमिल थी। इस फैक्ट्री का इफ्तिताह उस वक्त के दुबई के हुक्मरान शेख राशिद अल मखतूम मरहूम ने किया। मौजूदा रूलर के वो वालिद गिरामी थे। मैं उस इफ्तिताह की यादगार तस्वीर आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। जनाब स्पीकर, ये फैक्ट्री, ये 4 तस्वीरें हैं या 5 हैं और ये उसके मुतल्लिक़ हैं। जनाब स्पीकर, ये फैक्ट्री अप्रैल 1980 में तकरीबन 33.37 मिलियन दिरहम में फ़रोख्त हुई। 33.37 मिलियन दिरहम जनाब स्पीकर, उस यानी $9 मिलियन में फ़रोख्त हुई। 33.37 $9 मिलियन बनते हैं। उस वक्त भी मेरा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं था। जनाब स्पीकर, मैं दोबारा ये बात बताना चाहता हूँ। हमारे वालिद मोहतरम ने अदम तहफ़्फ़ुज़ के जिस एहसास के तहत दुबई में सरमायाकारी की थी, वो 1999 में दुरुस्त साबित हुआ जब हमारे ख़ानदान का कारोबार एक बार फिर मफलूज कर दिया गया।
हमारे घरों पर कब्जा कर लिया गया, ओल्ड एज होम मेरे घर को बना दिया गया और हमें मुल्क बदर कर दिया गया। जनाबे वाला, ये वो वक्त था कि हमारे घरों, हमारे दफ्तरों और हमारे कारोबारी इदारों का सारा रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया गया, जो बार बार के तहरीरी तकाज़ों के बावजूद हमें वापस नहीं मिला। इस सारे रिकॉर्ड का कई जगह बड़ी बारीक बीनी से जायज़ा लिया गया उस दौर में, और हमारे बैंकों के खातों को खंगाला गया। मुल्क से बाहर भी टीमें भेजी गई जनाब स्पीकर, और इस दौरान हम जेलों में बंद थे और करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, नाजायज़ असासा जात बनाने और रियासती वसाइल के नाजायज़ इस्तेमाल जैसे इल्ज़ामात की यलगार में थे। हुकूमत वक्त ने सरतोड़ कोशिश कर ली, लेकिन अल्लाह के फजलो करम से किसी भी अदालती फोरम पर हमारे बारे में रत्ती बराबर बदउनवानी साबित न हो सकी। हम एक ऐसे जालिमाना और एकतरफा एहतसाब में भी सुरखरू निकले जिससे शायद ही कोई दूसरा खानदान गुजरा हो, जब हुकूमत की सरतोड़ कोशिशों के बावजूद करप्शन तो क्या कोई माली बेज़ाब्तगी भी ना मिल सकी जनाब स्पीकर, तो हमें सजा देने के लिए तैयारा अगवा के मुज़क्का खेज़ ड्रामे का सहारा लिया गया। जनाब स्पीकर, तब हमारे वालिद मोहतरम हयात थे। उन्होंने जलावतनी में एक बार फिर कमर बांधी और जद्दा में एक स्टील मिल लगाई। उसकी बुनियादी सरमायाकारी के लिए दुबई फैक्ट्री की फ़रोग से हासिल होने वाले सरमाए ने भी मदद की। जद्दा की ये फैक्ट्री जून 2005 में अपनी मशीनरी, वसी कता अराज़ी और दीगर असासों समेत तकरीबन 64 मिलियन रियाल यानी 17 मिलियन डॉलर्स में फ़रोख्त हुई। जनाब स्पीकर, दुबई और जद्दा की फैक्ट्रियों के हवाले से तमाम रिकॉर्ड और दस्तावेज़ मौजूद हैं। हजूर, ये हैं वो ज़राए और वसाइल जिनसे लंदन के फ्लैट्स खरीदे गए। जनाब स्पीकर, मैं बिला खौफ तरदीद हतमी तौर पर वाज़े और दो टोक अल्फाज में कह सकता हूँ कि जद्दा स्टील मिल हो या लंदन के फ्लैट्स या और कोई अदायगी, पाकिस्तान से इनके लिए 1 रुपया भी बाहर नहीं गया। कमीशन के क़याम के बारे में जनाब स्पीकर, मोहतरम चीफ जस्टिस साहब का ख़त हुकूमत को मौसूल हो गया है। हमारे कानूनी माहिरीन उसका जायज़ा ले रहे हैं। अगर मकसद हकीकी मानों में बदउनवानी का तदारुक और बदउनवाना नासर को बेनकाब करना है, तो हमें जनाब चीफ जस्टिस की ख़त की रोशनी में एक काबिल अमल तरीक़ाकार तय करने में कोई मुश्किल पेश नहीं आनी चाहिए। जनाब स्पीकर, मेरी दरख्वास्त है कि आप कायदे हस्ब इख्तलाफ जनाब खुर्शीद शाह साहब और दीगर पार्लियामेंट्री लीडर्स की मुशावरत से एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनाएं जो इत्तफाक राय से जामे टर्म्स ऑफ रेफरेंस और दीगर मामलात को हतमी शक्ल दे। ताकि बदनवानियों का इर्तिकाब करने वालों का तयन और मुहासबा किया जा सके। जनाब स्पीकर, मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ कि ऐवान की मुजव्वज़ा कमेटी जो भी फोरम और तरीक़ाकार तय करेगी, मेरे बयान करदा हक़ाइक़ की मज़ीद तफसील तमाम तर शवाहिद के साथ उसके सामने रख दी जाएगी। तमाम तर शवाहिद की तफसील उसके सामने रख दी जाएगी ताकि इल्ज़ाम और बहतान का सिलसिला ख़त्म हो
और ये तासुर ना दिया जा सके कि कुछ तो गुनाहों में लथपथ हैं और कुछ ऐसे भी हैं जिनके लिबास से फरिश्तों की खुशबू आती है। जनाब स्पीकर, असूलों, अखलाकियात और एहतसाब की बात करनी है तो फिर अलग अलग म्यार और अलग अलग पैमाने नहीं चलेंगे। तुलना है तो सबको एक ही तराजू में तुलना होगा। जनाब स्पीकर, 70 बरस कौम के मुकद्दर को ऐसे ही तमाशों की भींट चढ़ाया जाता रहा है। खुदा खुदा करके हम संभले हैं। हमने वाज़े मंजिलों के लिए वाज़े रास्तों का तयन कर लिया है। बड़ी मुश्किल से नौजवानों की मायूस आंखों में उम्मीद के चिराग रोशन हो रहे हैं। हमारी मईशत मुस्तहकम हो रही है। हमारे शहरों का अमन वापस आ रहा है। कौमी सतह पर हमारे वक़ार और एतमाद में इजाफा हो रहा है। हर पाकिस्तानी तस्लीम करता है जनाब स्पीकर कि आज का पाकिस्तान 3 साल पहले के पाकिस्तान से ज़्यादा रोशन आज का पाकिस्तान 3 साल पहले के पाकिस्तान से ज़्यादा रोशन, ज़्यादा तवाना और ज़्यादा मुस्तहकम है। और जनाब स्पीकर मेरा दिल गवाही दे रहा है कि अल्लाह के फजलो करम से 2018 का पाकिस्तान आज के पाकिस्तान से भी कहीं ज़्यादा रोशन, कहीं ज़्यादा तवाना अल्लाह के फजलो करम से 2018 का पाकिस्तान आज के पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा रोशन, कहीं ज़्यादा तवाना, कहीं ज़्यादा पुरअमन और कहीं ज़्यादा मुस्तहकम होगा। इंशाअल्लाह। पाकिस्तान पाइंदाबाद।